नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। साकेत फैमिली कोर्ट की सीढ़ियों के पास हवा में एक अजीब सी नमी थी। मार्च का महीना था, फिर भी मेरे माथे पर पसीना चिपक रहा था। शायद गर्मी नहीं, लोगों की नज़रों की वजह थी। बाहर चाय वाला स्टॉल था, अंदर पैसे की भीड़ और बीच में अपनी फाइलें सीने से चिपकाए जैसे कागज नहीं, अपना नाम बचा कर रख रही हूँ। राघव मेरे बिल्कुल पास आकर रुका, इतना पास कि उसकी परफ्यूम की तीखी खुशबू मेरे गले में अटक गई। उसके मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान नहीं थी, वह एक धमकी थी जो दांतों के पीछे छुपी हुई थी। आज अपने उस साइड वाले को भी साथ लाई है, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। अंदर जज के सामने सबको दिखा दूंगा, फिर देखना लोग क्या बोलते हैं। मेरे हाथ अपने हाथ ठंडे हो गए। मैं बोलना चाहती थी और कौन सा साइड कौन, लेकिन शब्द निकलते उससे पहले मेरे पीछे किसी ने फुसफुसा कर कहा, मैम लाइन उधर है। मैंने पलट कर देखा, एक महिला उम्र करीब 50, बालों में मेहंदी की, माथे पर छोटा सा बिंदिया। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई खबर हूँ। मेरे भीतर एक पल को लगा मैंने सच में कुछ गलत किया है। वही पल सबसे डरावना था। राघव ने मेरी तरफ एक बार और देखा, फिर अपने वकील के साथ आगे बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज तक मुझे छोटी लग रही थी, जैसे वह कोर्ट में नहीं अपने घर में चल रहा हो और मैं ऐसे खड़ी थी जैसे किसी की कहानी में अतिरिक्त किरदार हो। मैंने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने आप से कहा, अभी नहीं, अभी रोना नहीं, यहाँ रोना भी बयान बन जाता है। मेरे फोन की स्क्रीन फिर चमकी, एक और नोटिफिकेशन, वही डरावना सा टेक्स्ट जो पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद खा रहा था। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में नया अपडेट, रुपया 8,500, पर्सनल लोन इंक्वायरी स्लेश प्रोसेस। मैंने फोन लॉक कर दिया। स्क्रीन बंद हो गई, पर मेरे दिमाग में वही लाइन चलती रही। सच यही था, मैंने कोई लोन नहीं लिया था, और उससे भी बड़ा सच यह पहली बार नहीं था जब मेरे नाम का इस्तेमाल मेरे खिलाफ हुआ है। सब लोग सोचते हैं अंदर टूटना एक दिन में होता है, एक बड़ा झटका आता है और जिंदगी बिखर जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ धीरे धीरे हुआ, जैसे दीवार में बहुत महीन दरार जो हर दिन थोड़ी बढ़ती है और एक दिन अचानक पूरा घर खामोशी से बैठ जाता है। शादी के बाद पहले 2 साल राघव बहुत सही लगता था। नौकरी अच्छी थी, बोलने का तरीका ऐसा कि घर वाले भी कहते लड़का बड़ा समझदार है, और मैं भी खुश थी। नौकरी मेरी भी थी, गुरुग्राम में एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिन भर मीटिंग, क्लाइंट्स कॉल, टाइमलाइन और डिलीवरी। शाम को घर लौट कर बस यही सोचती थी, आज किसी तरह शांति मिल जाए। शांति मिलती भी थी जब पैसे की बात नहीं आती थी। शुरू शुरू में वह बस सुझाव देता था, तुम्हें अकाउंट्स का इतना क्या पता, तुम्हारा कार्ड मेरे पास रहने दो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं चाहिए। मैंने मान लिया, क्योंकि उस वक्त मुझे यह कंट्रोल नहीं केयर लगता था। फिर केयर धीरे धीरे नियम बन गया। एक दिन मैंने अपनी माँ के लिए दवा का बिल देखा, बोले इतना महंगा, तुमने पूछ कर लिया? मैंने कहा डॉक्टर ने लिखा है। राघव ने हंसकर कहा, डॉक्टर लिख देता है, तुम ले आती हो बिना सोचे। तुम सॉरी थोड़ी इमोशनल हो। इमोशनल यह शब्द उसने मेरे ऊपर ऐसे चिपकाया जैसे पहचान पत्र हो। फिर ऐसा होने लगा कि मैं किसी बात पर सवाल करती तो जवाब मिलता, तुम भूल जाती हो। मैं कहती मैंने यह पेमेंट नहीं किया, वह कहता किया है, तुम भूल गई। मैं कहती मैंने यह कॉल नहीं किया, वह कहता तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है क्या? मैंने देखा था। और सबसे खतरनाक बात, कभी कभी मैं खुद अपने ऊपर शक करने लगी। मैं अपने ही दिमाग से लड़ने लगी, क्या मैं सच में भूलने लगी हूँ? उस दिन जब मेरा बैंक अलर्ट आया, मैं ऑफिस के कैंटीन में थी, सामने कॉफी, बगल में लैपटॉप, और मीटिंग से पहले 2 मिनट का सुकून। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफर एक्टिवेटेड। पहले तो मैंने सोचा और कोई प्रमोशनल मैसेज होगा, फिर दूसरा मैसेज आया, फिर तीसरा, और फिर सीआई बिल वाला अपडेट। मेरी कॉफी का स्वाद एकदम धातु जैसा हो गया। मैंने तुरंत बैंक ऐप खोला, पासवर्ड डालते ही 1 टाइम पासवर्ड आया, लेकिन वह ओटीपी मेरे फोन पर नहीं आया था। उस पल मेरे पेट में कुछ दह गया। मैं बाथरूम की तरफ भागी, दरवाजा बंद किया और हाथ कांपते हुए कस्टमर केयर डायल किया। मैम, आपके अकाउंट से कल रात 2:70 AM पर लॉग इन हुआ था। कॉल पर लड़के ने कहा, मैं तो सो रही थी। मैंने कहा, मैम लोकेशन वहाँ रुका, यह सिस्टम में मास्क दिखा रहा है, पर लॉग इन सफल था और आपके प्रोफाइल में अल्टरनेट नंबर भी अपडेट हुआ है। मेरे कान में एक सीटी सी बजने लगी। अल्टरनेट नंबर किसका? मैंने फोन काटा और घर के व्हाट्सएप ग्रुप देखे। राघव को कॉल करने का मन हुआ, पर उंगलियां रुक गई। मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज बोली, पहले पक्का कर लो, नहीं तो वह फिर कह देगा गलतफहमी हुई है।
अगले दिन मैं नोएडा के बैंक ब्रांच में थी। चमकदार फर्श, एयर कंडीशन की ठंडी हवा, एक और सामने एक रिलेशनशिप मैनेजर, नीली टाई, बहुत मीठी आवाज और चेहरे पर वही ट्रेनिंग वाली मुस्कान। मैम, आपका लोन तो प्रोसेस में चल गया था। उसने स्क्रीन घुमा कर दिखाया। यह देखिए, एप्लीकेशन डिटेल, केवाईसी वेरिफिकेशन आई, सिग्नल। लेकिन यह सब मैंने नहीं किया। मैंने कहा, आवाज कसी हुई थी। और यह अल्टरनेट नंबर, यह मेरा नहीं है। वह थोड़ा चेप गया। मैम, आप प्रोफेशनल में अपडेट ओटीपी से होता है। ओटीपी किसी को गया होगा तो कौन है वह? मैंने एकदम सीधे पूछा। कौन है जिसने रात 2 बजे मेरे नाम से यह किया? वह चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैम, बहुत बार घर से किसी की करीबी के पास ही एक्सेस होता है। करीबी, उससे वह शब्द नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में राघव का चेहरा अपने आप आ गया। मैं बैंक से बाहर निकली तो धूप तेज थी, सड़क पर शोर था, लोग अपने अपने काम में लगे थे और मैं फुटपाथ पर खड़ी एक ऐसे शख्स के सामने थी जिसे कहना भी मुश्किल था। मैंने सबसे पहले मीरा को कॉल किया। मीरा मेरी कॉलेज की दोस्त थी, दिल्ली में रहती थी और उसे लोग क्या कहेंगे से उतना डर नहीं लगता था जितना बाकी दुनिया को लगता है। मीरा मेरे बस इतना कहा और मेरी आवाज़ टूट गई। रुक, वह तुरंत बोली, सांस ले, क्या हुआ? मैंने सब बताया, मैसेज, बैंक, अल्टरनेट नंबर, रात 2 बजे का मेरा लॉगिन। मीरा ने एक पल चुप रहकर कहा, जा तू अभी अकेली मत रहे, और एक बात सुन, राघव को अब कुछ भी मत बोल। पहले सबूत, सबूत, हाँ, और एक वकील, ऐसा वकील जो भावुक नहीं, तेज हो, क्योंकि सामने वाला तुझे पागल साबित करेगा। उसका यह वाक्य सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। पागल साबित करेगा, यह तो राघव पहले से कर रहा था, बस अब वह इसे कागज पर कर देगा। मीरा ने उसी दिन मुझे एडवोकेट सायरा खान से मिलवाया। सायरा का ऑफिस साकेत के पास था, छोटी सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल, सीढ़ियों में पुराना केस की धूल और चाय की गंध। सायरा ने मेरी बात सुनी, अब बीच में एक बार भी नहीं टोका, सिर्फ नोट करती रही। फिर उसके पेन रखा और बोली, देखो, तुम्हारा केस 2 हिस्सों में है, एक डिवोर्स और मेंटल हेरेसमेंट की कहानी जिसे वो उल्टा घुमा देगा, दूसरा फाइनेंशियल मिसयूज। दूसरे हिस्से में तुम मजबूत हो। अगर हम ट्रेल निकाले, ट्रेंड कैसे? मैंने पूछा। फोरेंसिक ऑन डेट, उसने कहा, जैसे यह रोज की बात हो। एक सीए या फोरेंसिक एक्सपर्ट जो अकाउंट्स, लॉग्स, इनवॉइस, कंपनी लिंक सब जोड़कर दिखा सके। पर ध्यान रहे, वो एक्सपर्ट विटनेस भी बन सकता है, इसलिए सही इंसान चाहिए। मेरे सिर हिलाया। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि सही इंसान ही राघव का सबसे बड़ा हथियार बनने की कोशिश करेगा। हमने एक फोरेंसिक ऑडिटर हायर किया, निखिल अरोड़ा, शांत आदमी, सादी शर्ट, आंखों में थकान और बोलने में बहुत कम शब्द। पहली मीटिंग में उसने बस कहा, आपको डर नहीं लगना चाहिए, नंबर झूठ नहीं बोलते। पर मुझे डर नंबरों से नहीं लग रहा था, मुझे डर इस बात का था कि लोग क्यों सोचेंगे। क्योंकि जैसे ही राघव को पता चला कि मैं किसी से मिल रही हूँ, उसकी कहानी तैयार हो गई। वह सोसाइटी के गार्ड से ऐसे बात करता जैसे दोस्त हो। लिफ्ट में आंटी लोग उससे पूछती, बहुत दिख नहीं रही आजकल, और वह सिर झुकाकर कहता, क्या बताऊँ, वो स्ट्रेस में रहती है। धीरे धीरे मेरे आसपास की हवा बदलने लगी। मुझे लगता मेरे दरवाजे के बाहर कान लगे हैं। मेरी हर कॉल, हर टैक्सी, हर बाहर जाना सब किसी न किसी कहानी का हिस्सा बन रहा है। फिर मीडिएशन की तारीख आई। कोर्ट के एक कमरे में मीडिएशन होता है, एक लंबी मेज, 2 कुर्सियाँ, बीच में मीडिएटर और कोने में पंखा जो बहुत तेज चलता है, फिर भी गर्मी नहीं हटती। राघव समय से पहले पहुंच गया था और वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, बहुत तैयार, बहुत सलीके से, हल्का मेकअप, बढ़िया परफ्यूम और हाथ में नया सा आईफोन। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे मैं कोई पुरानी चीज हूँ। राघव ने उसे परिचय नहीं कराया, बस उसके लिए कुर्सी खींच दी। मेरे भीतर कुछ टूटकर नीचे गिरा, पर मैंने चेहरा नहीं बदला। मैंने सिर्फ सायरा की तरफ देखा। सायरा ने मेरी आंखों में देखकर बहुत हल्के से सिर हिलाया। मत, राघव ने मीडिएटर के सामने पहली ही लाइन में कहा, मैं चाहता हूँ कि यह सब जल्दी खत्म हो। यह उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेंटली स्टेबल नहीं है, और यह किसी और के साथ। मेरे कान गर्म हो गए। मैं बीच में बोल पड़ी, बस यह झूठ है। सायरा ने तुरंत मेरी कलाई दबाई, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, माय लॉर्ड, मीडिएशन में एलिगेशन नहीं, हम फैक्ट पर आए। राघव हंसा, फैक्ट ठीक है, उसने नाम जो सब चल रहा है पूछ लीजिए, वो खुद नहीं जानती। मैंने पहली बार समझा, वह मुझे सिर्फ बदनाम नहीं करना चाहता, वह मुझे कंफ्यूज दिखाना चाहता है ताकि लोग सोचे शायद सच में इसे कुछ याद नहीं रहता। उस दिन मैं घर आई तो मेरे फोन में माँ का कॉल था, बेटा तेरी सास का भाई आज आया था। माँ ने कहा, बोल रहा था तुम कोर्ट और कोई लड़का। बेटा यह सब क्या है?
मेरे गले में कुछ फंस गया। माँ, वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, तो फिर लोग क्यों बोल रहे हैं? माँ की आवाज कांप गई। तू ठीक तो है ना? मैंने माँ से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह था, मैं ठीक नहीं थी। मैं सिर्फ टिक रही थी। रात को जब किचन में पानी पी रही थी, राघव कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मेरे दिल ने सोचा, माँ की अंगूठी। वह बॉक्स मेज पर रख कर बोला, यह भी तुम्हारे नाम पर नहीं है, समझी? अरे, यह मेरी माँ की तरफ से आया था। कोर्ट में सब वापस लूंगा, श्रीधन रुदन जो भी बोलो। मैंने बॉक्स की तरफ देखा। वह वही अंगूठी थी जो मेरी माँ ने शादी के बाद मेरे हाथ में पहनाई थी। मेरी बेटी की पहचान कहकर मेरा गला सूख गया। तुम यह नहीं कर सकते। मेरे मुंह से निकला, मैं कर सकता हूँ। उसने बहुत आराम से कहा, और करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। मैं हंस पड़ी, एकदम कड़वी हंसी। तुमने मेरे नाम पर लोन चलाया। उसने मेरी बात काट दी। देखा, फिर वही तुम्हें बस यही याद है जो तुम्हें सूट करता है। तुम्हें इलाज की जरूरत है, अनन्या। उसने मेरा नाम ऐसे लिया, कहा जैसे डायग्नोसिस हो। और उसी रात मुझे निखिल का मैसेज आया, बहुत छोटा, कल की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, अर्जेंट। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर ठिठक गई। मैंने तुरंत कॉल किया, वह नहीं उठा। फिर एक और मैसेज आया, इस बार और भी छोटा और ज्यादा ठंडा। अब मैं इस केस पर काम नहीं कर पाऊंगा, कृपया वकील से बात करें। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मेरे कानों में राघव की सुबह वाली फुसफुसाहट गूंजने लगी, आज सबको दिखा दूंगा। मैंने कमरे की तरफ देखा। राघव बेड पर बैठा था, बहुत शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि मेरे फोन पर क्या आया है। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में वही ठंडी चमक। क्या हुआ? उसने ऐसे पूछा जैसे चिंता हो। फिर कुछ भूल गई क्या? और मुझे उसी पल समझ आया, यह सिर्फ तलाक का केस नहीं है, यह मेरी साख, मेरी याददाश्त, मेरी माँ की अंगूठी, सब पर हमला है। मैंने गहरी सांस ली और सायरा को कॉल करने के लिए स्क्रीन पर उंगली रखी थी कि राघव ने धीरे से कहा, कल कोर्ट में तुम्हारा साइड भी आएगा ना? अच्छा है, जज को भी दिख जाएगा कि तुम कितनी सच्ची हो। उसके बाद वह मुस्कुराया और मैं पहली बार सच में डर गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था जो आदमी मेरे साथ सालों रहा, उसने मेरे खिलाफ कितना बड़ा खेल पहले से सेट कर रखा है। मेरे हाथ में फोन था, आज स्क्रीन पर निखिल का वही ठंडा सा मैसेज, अब मैं इस केस पर काम नहीं करूंगा। और सामने राघव बेड पर बैठा ऐसे देख रहा था जैसे यह सब उसके लिए कोई बड़ी नई खबर नहीं है। मैंने उसी पल फोन जेब में डाल दिया। कुछ भी बोलती तो मेरा ही नुकसान होता। राघव को वही चाहिए था। मैं टूटूं, मैं चिल्लाऊं, मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिसे वह कल कोर्ट में मेंटल इशू की तरह पेश कर दे। मैं बाथरूम में चली गई, अन्नन खोल दिया ताकि बाहर आवाज ना जाए। फिर सायरा को कॉल किया। सायरा ने पहली रिंग पर उठा लिया। उसकी आवाज में नींद नहीं थी, जैसे वह भी देर से इसी का इंतजार कर रही थी। मैम, निखिल ने पीछे हटने का बोल दिया। मैंने बहुत धीमे कहा, कितना साफ लिखा है? उसने पूछा। बस नहीं कर पाऊंगा। सायरा की आवाज एकदम स्थिर थी। सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। अभी राघव को कुछ नहीं बोलना। और एक बात, फोन की कोई भी चैट डिलीट मत करना, कुछ भी नहीं। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, अगर निखिल चला गया तो मेरा पूरा ट्रेल, मेरा पूरा सबूत, सब हवा हो जाएगा। रात देर तक मैं सो नहीं पाई। राघव बगल में ऐसे खराटे ले रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ना हो। मैंने तकिए के नीचे हाथ डालकर अपनी माँ की अंगूठी को छुआ। वह अंगूठी अब मेरी उंगली में नहीं थी, वह बॉक्स मेज पर था, और उस बॉक्स का ढक्कन बंद होने की आवाज मेरे दिमाग में बार बार बज रही थी। सुबह मैं जल्दी निकल गई। सोसाइटी का गार्ड मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही नम्र हो गया, तो जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं किस वजह से कोर्ट जा रही हूँ। गेट के पास 2 आंटियां खड़ी थी। मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, लेकिन उनकी फुसफुसाहट मेरे कान तक पहुंच गई। वही कोर्ट वाली, अरे सुना है कोई दूसरा आदमी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मेरी पीठ पर जैसे उनकी नजरें चिपक हुई थी। सायरा ने ऑफिस में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। बैठो, उसने कहा, और अपने टेबल पर रख दो। मोरे मोटे फोल्डर मेरी तरफ सरका दिया। यह क्या है? मैंने पूछा। राघव का पैटर्न। उसने कहा, तुम्हें लगता है वह बस बदनाम करेगा? नहीं, वह तुम्हें अविश्वसनीय बनाएगा। आज वह निखिल को भी उसे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मैंने आंखें उठाई। आपका मतलब? सायरा ने स्क्रीन पर एक ईमेल दिखाया। वो ईमेल उसके पास कहाँ से आया? उसने नहीं बताया, बस बोली, कल रात एक रिटर्नशिप ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइजरी फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, और नाम निखिल अरोड़ा। मेरे पेट में जैसे किसी ने मुक्का मारा, तो उसने उसे खरीद लिया। सायरा ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, या उसे डरा दिया, यह दोनों।
निखिल का प्रोफाइल अच्छा है, लेकिन गुड प्रोफाइल का मतलब गुड स्पाइन नहीं होता, और राघव स्पाइन तोड़ने में माहिर है। मैंने कुर्सी का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब क्या? अब हम क्या करेंगे? सायरा थोड़ा आगे झुकी। अब हम वही करेंगे जो राघव समझ ही नहीं पाएगा। हम उसे खुद उसके झूठ में फंसाएंगे। कैसे? उसने मेरे सामने एक पन्ना रखा। कैनरी ट्रैप। मैंने पढ़ा नहीं, बस शब्द सुना और डर सा लगा, क्योंकि यह किसी फिल्म की तरह लग रहा था। मेरी जिंदगी फिल्म नहीं थी, वह असली थी, और असली चीजों में अगर यह गलती हो जाए तो आदमी सालों तक भुगतता है। सारा ने समझाया, देखो, राघव को अपने सबूत दिखाने का शौक है। वो कोर्ट में ऐसे आएगा जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हम 3 अलग अलग दिशाएं हैं, 3 अलग अलग फेक चीजें उसके हाथ तक पहुंचाएंगे, ऐसी जो बस देखने में सच लगे, और हर एक में एक छोटा सा अलग निशान होगा। अगर वह उसे कोर्ट में इस्तेमाल करता है, हम पकड़ लेंगे कि लीक कहाँ से हुआ, और सबसे जरूरी, हम दिखा देंगे कि वो एविडेंस नहीं बना रहा, वो कहानी बना रहा है। मैंने गला साफ किया, पर वो फेक चीजें उसके पास पहुंचेंगी कैसे? सायरा ने मेरे फोन की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारा फोन ट्रैक करता है, तुम्हारी आदतें जानता है, तुम्हारी कमजोरियां भी। तुम बस वही करो जो तुम करती हो, बाकी काम मैं देखूंगी। उसकी यह लाइन सुनकर मेरे अंदर कुछ अजीब सा आया, डर भी और थोड़ी राहत भी, जैसे पहली बार किसी ने मेरे लिए कोई दीवार बनाई हो। फिर उसने मेरी तरफ एकदम सीधे देखकर कहा, और निखिल, अभी विलेन मत मानो। कभी कभी लोग पीछे हटते हैं ताकि बच सके, पर अगर वह सच में राघव के साथ गया है तो हमें उसकी एक एक बात रिकॉर्ड करनी होगी, कानूनी तरीके से। मैंने धीमे से पूछा, क्या मैं उससे बात करूं? नहीं। सायरा ने तुरंत कहा, तुम नहीं। अगर तुमने उससे बात की और वह पलट गया तो वही बातचीत तुम्हारे खिलाफ मैं करूंगी, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में सम्मान भी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन के अंदर एक और डर उठने लगा। अगर राघव ने निखिल को अपने पक्ष में कर लिया तो कोर्ट में वही गवाही देगा कि मैं गलत हूँ। फिर मेरी बात कौन मानेगा? ऑफिस से निकलते समय सारा ने मुझे एक छोटी सी सलाह दी, जो सुनने में मामूली थी पर असल में हथियार थी। आज से उससे कहा, तुम अपनी जिंदगी का हर छोटा कदम भी ऐसे लोगे जैसे कोई देख रहा है, क्योंकि देख रहा है। घर लौटते समय मैं मेट्रो में बैठी थी। सामने एक लड़का रील्स देख रहा था, बगल में एक महिला बच्चे को डांट रही थी। दुनिया सामान्य चल रही थी, और मेरे फोन पर व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आया। सोसाइटी की ग्रुप से किसी ने मुझे ऐड किया था या नहीं मुझे पता भी नहीं था। नाम था ब्लॉक लेडीज। वॉइस नोट में किसी महिला की आवाज थी, देखो मैं कह रही हूँ, वो अनन्या है ना? वो मैंने तुरंत बंद कर दिया। मैंने फोन जेब में रख दिया। मैं अपने कानों में अपना ही दिल धड़कता सुनना चाहती थी, हर किसी का फैसला नहीं। शाम को राघव घर जल्दी आ गया। यह अपने आप में शक वाली बात थी। यह आमतौर पर देर से आता था ताकि घर में बातचीत का मौका ही ना मिले। आज वह आया और सीधा पानी पीकर बोला, कल तुम्हारी पैसे है ना? तुमने अपनी माँ को बताया? मैंने उसे देखा। यह चिंता नहीं थी, यह जांच थी, जैसे वह देख रहा हो कि मैं कितनी घबराई हूँ। हाँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। वह थोड़ा मुस्कुराया। अच्छा, और वह तुम्हारा एक्सपर्ट, वो भी आएगा? मैंने अपनी आवाज को सपाट रखा। मुझे नहीं पता। राघव की आंखें एक पल के लिए चमकी, बहुत हल्का सा, जैसे किसी ने उसके अंदर एक टिक मार्क लगा दिया हो। वह टेबल पर बैठ गया और फोन पर मैसेज करने लगा। उंगलियां बहुत तेज चल रही थी। मैंने रसोई में जाकर चूल्हा जलाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। दाल में नमक डालते समय भी मुझे लगा जैसे मैं किसी ऑपरेशन में हूँ। जरा सा इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाएगा। उसी रात सायरा का कॉल आया। मैंने निखिल से बात की। उसने कहा, मेरे पेट में जैसे फिर वही मुक्का। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सायरा बोली, और तो उसने बहुत साफ कहा। अब वो राघव की तरफ से कंसल्ट कर रहा है। मैं कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मैंने मुंह से निकला, तो बस कि इतना ही। सायरा ने सांस ली। बस नहीं, उसने एक बात और कही, जो भी डिस्कशन है कोर्ट में होगी। मतलब या तो वह खुद को बचा रहा है, सायरा बोली, या तो चाहता है कि बातें रिकॉर्ड पर आए। और एक चीज, उसने एक लाइन बोली, बहुत अजीब, आप जो ढूंढ रही है वो नंबरों में नहीं, पेपर के पीछे है। पेपर के पीछे? हाँ, सायरा ने कहा। अब तुम्हें याद करना है, घर में कौन से पेपर राघव सबसे ज्यादा संभाल कर रखता है, कौन सी फाइलें, कौन सा लॉकर, कौन सा ड्रॉवर लॉकर। मेरे दिमाग में बिजली सी कूदी। बैंक लॉकर हमारे शादी के बाद खुला था मेरे नाम पर, क्योंकि तुम्हारे नाम पर ही अच्छा लगेगा, राघव ने तब कहा था। और फिर सालों तक वह खुद ही उस लॉकर की सेफ रखता है। मुझे बस याद था कि एक छोटे से कपड़े के पाउच में रहती थी।
कार्ड और वह पाउच उसके ऑफिस बैग में रहता था। मैंने तुरंत अपनी अलमारी का वह कोना खोला जहाँ पुराने पाउच थे, नहीं मिला। मैंने किचन के ऊपर वाले शेल्फ में देखा, नहीं। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, उसने वह पाउच महीनों पहले ही शिप कर दिया था। मैंने उसी रात अपने बैंक की ब्रांच को ईमेल किया, लॉकर एक्सेस हिस्ट्री, नॉमिनी डिटेल, जो भी लीगली पॉसिबल हो। जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन अगले दिन दोपहर में एक कॉल आया बैंक का, वही RM में, आर लॉकर एक्सेस डिटेल हम सीधे नहीं दे सकते। उसने कहा, पर ब्रांच पर आ जाइए, मैनेजर से बात हो सकती है। मैं उसी समय निकल पड़ी। ब्रांच में मैनेजर ने मुझे बैठाया, पानी दिया और बहुत प्रैक्टिस वाली आवाज में बोला, मैम यह सेंसिटिव है, पर अगर आपको मिसयूज का डाउट है आप राइट एंड कंप्लेंट दीजिए। मैंने कंप्लेंट लिखी, हाथ कांप रहा था पर मैंने लिख दिया। मैंने सामने एक रजिस्टर खोला गया, मैंने उस पर झुक कर देखा तो तारीखें थी, कुछ एंट्रीज और कुछ एंट्री पिछले हफ्ते की। उस दिन मैं ऑफिस ट्रिप पर थी। मेरे मैनेजर की तरफ देखा, यह किसने किया? उसने जवाब नहीं दिया, बस बोला, मैम अब सिग्नेचर मैच होते हैं। किसने? आपके, उसने कहा। और वही लाइन मेरे दिमाग में फिर हथौड़े की तरह पड़ी। वो मुझे भूलने वाली साबित करना चाहता है ताकि कोई भी चीज मेरे नाम पर हो जाए और सब बोले उसने ही किया होगा। मैं ब्रांच से बाहर निकली तो हवा में धूल थी, सड़क पर ट्रैफिक, और मेरे अंदर एक फैसला बन चुका था, अब मैं डर कर नहीं रहने वाली। अब मैं हर चीज का ट्रेल निकालूंगी, चाहे वह ट्रेल मुझे खुद के खिलाफ ही क्यों ना लगे। सायरा ने अगले 2 दिन मुझे लगातार छोटे छोटे काम दिए। कभी कहती अपने पुराने सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट निकालो, कभी कहती घर की रजिस्ट्री से जुड़ी कोई भी फाइल की फोटो बस कवर की, कभी कहती राघव किस किस मेल ID का इस्तेमाल करता था याद करो। और हर बार वह वही बात दोहराती, तुम इमोशनल मत हो, तुम सिस्टेमेटिक हो। सिंटेस्टिक बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी माँ सिस्टेमेटिक नहीं थी, माँ इमोशनल थी, माँ डर थी, माँ वो जगह थी जहाँ राघव की गंदी बातें सबसे पहले पहुँच रही थी। तीसरे दिन सुबह मुझे घर से कॉल आया, पड़ोस की किसी आंटी की आवाज़ें थी, बेटा आ तुम्हारी मम्मी गिर गई है, जल्दी आओ। मेरी उंगलियां सुन हो गई। मैं बिना कुछ सोचे कैब में बैठी और अस्पताल दौड़ गई। सरकारी नहीं, एक छोटा सा प्राइवेट अस्पताल जहां दीवारों पर सस्ते पोस्टर, रिसेप्शन पर लंबी लाइन और नर्सों की आवाज में थकान होती है। माँ स्ट्रेचर पर थी, माथे पर पट्टी, आंखें आंधी खुली। मुझे देखते ही उसने बस इतना कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तो अपना केस। अपनी आवाज टूट गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ आप चुप रहो, मैं हूँ। डॉक्टर ने मुझे बाहर बुलाकर, स्ट्रेस बहुत है, BP स्पाइक हुआ, अगर बार बार यह हुआ ना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मैंने सिर हिलाया, मेरे अंदर एक अपराध बोध उठा था, मैं अपने केस के लिए माँ को खो दूंगी। उसी समय राघव का मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, देखा तुम्हारी हर चीज घर तक पहुँचती है, अब भी समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ कांप गए, मैं समझ गई माँ का गिरना संयोग नहीं था, यह उसके बनाए माहौल का नतीजा था, और राघव उसी नतीजे पर अपनी उंगली रखकर मुझे झुकाना चाहता था। मैंने सायरा को कॉल किया। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। मेरे कान में सायरा की आवाज़ बहुत साफ थी, माँ की तबीयत बिगड़ी है। मैंने कहा, मैं शायद सेटलमेंट नहीं। सायरा ने मेरी बात बीच में काट दी। पहली बार उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। अनन्या सुनो, तुम सेटलमेंट करोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुमने माँ को बचा लिया, पर असल में तुम राघव को एक लाइसेंस दे दोगी, आगे भी यही करेगा। और तुम्हारी माँ, वो तब भी स्ट्रेस में रहेगी, क्योंकि लोग तब भी बोलेंगे, देखा लड़की गलत थी। मेरी आंखें जलने लगी, तो मैं क्या करूँ। आज सायरा ने कहा, तुम माँ के साथ रहो, लेकिन कल से हम एविडेंस वाली लाइन पर वापस, क्योंकि यही तुम्हारा ऑक्सीजन है। मैंने फोन रखा और माँ के पास बैठ गई। रात देर तक मैं वहीं बैठी। माँ सो गई, मैं जागती रही। अस्पताल के बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और मेरे फोन पर एक ईमेल आया, बैंक से आपकी शिकायत प्राप्त हुई। बस इतना ही, पर मेरे लिए यह कोई साधारण मेल नहीं था, यह पहला कागजी कदम था। अगले दिन जब मैं दिल्ली लौटी, सायरा ने मुझे सीधे कोर्ट के पास बुलाया। हम एक छोटे से कैफे में बैठे जहाँ चाय के कप में दाग थे और टेबल थोड़ी हिलती थी। सायरा ने कहा, आज राघव कुछ फाइलें कोर्ट में देगा, हम उसे एक छोटा सा चारा देंगे। कैसा चारा? मैंने पूछा। एक फेक सेटलमेंट नोट। सायरा ने कहा, 3 वर्जन है, 3 अलग नंबर, बस एक एक लाइन अलग होगी। यह ऐसा नोट चैलेंज हो जाएगा कि वह समझे कि तुमने पेनकेक में लिखवाया है। फिर देखना वो कौन सा वर्जन उठाकर कोर्ट में दिखाता है, उसी से पता चलेगा लिंक कहाँ से। और अगर निखिल इस गेम में शामिल है तो उसके फिंगरप्रिंट भी निकलेंगे। मेरे गले में सूखापन आ गया। और अगर वह कोर्ट में मुझे कैरेक्टर असिस्टेंट कर दे,
साया ने मेरे हाथ के पास अपना पेन रखा। तुम रोगी नहीं, तुम बस एक बात कहोगी, माय लॉर्ड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट टू लुक एट द फाइनेंशियल ट्रेल। बस बाकी मैं बोलूंगी। उस दिन कोर्ट के बाहर भीड़ थी, कोई लड़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई चुप था। राघव आया, कपड़े एकदम पॉलिश, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस। उसके पीछे पीछे निखिल भी था। निखिल ने मुझे देखा, एक सेकंड के लिए उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली, फिर उसने नजर नीचे कर ली, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। राघव ने जानबूझकर थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, यह देखो, यह है तुम्हारी मिस फाइनेंस वाली एक्सपर्ट टीम। और फिर उसने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर ऐसे किया जैसे वह उसका आदमी हो। मेरे अंदर कुछ उठकर आया, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। मैंने बस सायरा की तरफ देखा। सायरा ने बहुत हल्के से आंखों से कहा, अभी नहीं। निखिल कोर्ट के अंदर चला गया। जाते जाते उसके हाथ से एक छोटा सा कागज गिरा। कोई और नहीं देख पाया, लेकिन मैंने देखा कागज गिरा नहीं था, जैसे उसने जानबूझकर छोड़ दिया हो। मैंने धीरे से उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस एक बिजनेस कार्ड की बैक साइड थी और पीछे पेन से एक छोटा सा निशान, एक तीर और नीचे दो शब्द, बैंक ड्राइव। मेरी सांस अटक गई। उसका मतलब क्या? वह सच में राघव के साथ है या यह कोई इशारा है? मैंने सायरा को वह कार्ड दिखाया। सायरा ने आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर बहुत धीमे कहा, यह लड़का दो नाव में पैर रख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सायरा ने एक पल सोचा, फिर बोली, आज रात राघव एविडेंस मिटाने की कोशिश करेगा, और अगर निखिल ने सच है तो तुम्हें इशारा किया है, तो या तो वह गवाह बनने वाला है या वह खुद को बचाने के लिए कोई खेल खेलेगा। उस रात में घर पहुंची तो राघव किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने मुझे देखा और तुरंत आवाज धीमी कर ली, लेकिन एक शब्द मेरे कान में चुभ गया, वाइफ। फिर दूसरा, आज ही कंप्लीट। मैंने बिना कुछ सोचे अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। मेरे दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा राघव सुन लेगा। मैं बिस्तर पर बैठी, फोन हाथ में और निखिल का गिरा हुआ कार्ड मेरे सामने था। रात 11:48 पर मेरे फोन पर अननोन नंबर से फिर एक लाइन आई, किसी भी हालत में आज रात 1 बजे के बाद राघव के ऑफिस के पास मत आना। मेरे हाथ सुन हो गए और किसी पल बाहर के राघव की आवाज आई, बहुत शांत, बहुत ठंडी, पर साफ हो जाएगा सुबह तक। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 3 AM। अब जो भी होने वाला था वह आज रात होने वाला था। रात के 12:01 कुछ मिनट हुए थे। घर में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती बल्कि चेतावनी लगती है। हॉल से राघव की धीमी आवाज आती रही, जैसे वो किसी को निर्देश दे रहा हो, आज ही कंप्लीट वाइफ। मैं अपने कमरे में बैठी थी। सामने टेबल पर निखिल का छोड़ा हुआ वह कार्ड पड़ा था, बैंक ड्राइव, और फोन पर जो अननोन नंबर का मैसेज, आज रात 1 बजे के बाद राघव के ऑफिस के पास मत आना। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, निखिल किस तरफ है? मेरे सायरा को मैसेज किया, राघव टाइप की बात कर रहा है, अननोन मैसेज आया है, क्या करूं? उसका जवाब तुरंत नहीं आया। शायद वह भी किसी ऑनलाइन पर काम कर रही थी। मैंने फोन स्क्रीन ऑफ किया और खुद को मजबूर किया कि मैं कोई मूर्खता ना करूं। मेरा मन कह रहा था भागकर ऑफिस पहुंच कुछ रोकूं, लेकिन दिमाग कह रहा था यही वह चाहता है कि तुम पैनिक करो। मैंने एक काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने चुपचाप घर के अंदर ही अपने फोन पर बैंक ऐप, ईमेल, सपोर्ट चैट्स का बैकअप निकालकर एक सुरक्षित जगह भेज दिया, अपने ही दूसरे ईमेल पर, जिसे राघव नहीं जानता था। फिर मैंने सायरा को बताए हिसाब से हर चीज का टाइम स्टेप नोट किया। यह छोटा सा काम था, पर उस रात मेरे लिए यह सांस लेने जैसा था। 1:07 AM पर फोन में एक और कॉल आई, इस बार मीरा का। तू जाग रही है? उसने बिना भूमिका के पूछा। हाँ, मैंने कहा। सायरा ने बताया। मीरा बोली, राघव एविडेंस मिटाने जा रहा है। सुन, तू बाहर मत निकलना, तू बस एक काम कर, अपने घर के वाईफाई राउटर की लाइट देखना। अगर अचानक रात में रिबूट हो या सेटिंग बदले तो समझ लेना रिमोट एक्सेस किया है, स्क्रीनशॉट में लेना। मीरा, मुझे डर लग रहा है, मेरे मुंह से निकल गया। पहली बार उस दिन मैंने सच सोच बोला। मीरा ने सांस ली। ठीक है, तू डर नहीं, अब तू अकेली नहीं है। कॉल कटने ही बाहर हॉल में दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राघव कहीं जा रहा था। मेरे पैरों ने अपने आप फर्श छुआ। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन मैंने पीप होल से नहीं देखा। मैं बस सुनती रही, चाबी, दरवाजा, फिर सन्नाटो, और उसी सन्नाटे में मेरे फोन पर सायरा का कॉल आया। अनन्या, उसकी आवाज इस बार धीमी नहीं, तेज थी। तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझी? मैंने अभी इमरजेंसी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाई है। सुबह सबसे पहले हम कोर्ट में मूव करेंगे इंटरिम ऑर्डर के लिए। राघव एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है,
यह हम रिकॉर्ड पर लाएंगे। मैंने हाँ कहा, लेकिन मेरे गले में गांठ थी। पर अगर सुबह तक सब मिट गया तो सायरा ने 1 सेकंड रुकी, फिर बोली, या तो सब मिटेगा या कोई अंदर से उसे गलत करेगा। निखिल ने जो संकेत दिया वो यूं ही नहीं होता। मैंने फोन रखा और वापस कुर्सी पर बैठ गई। उस रात मैंने नींद नहीं ली, बस घड़ी देखती रही। हर मिनट एक लंबी सजा जैसा लगा। सुबह 6 बजे राघव लौटा। उसके जूते की आवाज धीमी थी, जैसे वह खुद भी थका हुआ हो। उसने पानी पिया और मेरे कमरे की तरफ देखा। मैंने भी दरवाजा नहीं खोला, मैं बस सांस रोक कर बैठी थी। 7:30 पर उसने मेरे दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। तैयार हो जाना, उसने कहा, आज कोर्ट में तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। मैंने अंदर से जवाब नहीं दिया। उसने हंसकर कहा, तुम्हें याद रहे जो तुमने किया है ना, उसके बाद सिंपैथी नहीं मिलेगी। उसके कदम दूर चले गए। मैं वहीं बैठी रही। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन एक अजीब साफपन भी रहा था, जैसे अब मुझे समझ आ गया हो कि यह लड़ाई किस चीज की है। यह तलाक का मुद्दा नहीं था, यह इस बात का मुद्दा था कि कौन रिकॉर्ड पर सच लिखवाएगा। करीब 9 बजे मैं कोर्ट पहुंची। साकेत की वही भीड़, वही चाय की गंध, वही स्टेप वालों की आवाज, एफिडेविट, नोटरी, फोटोकॉपी और मेरे अंदर वही भारीपन। पर आज एक फर्क था। आज मेरी हथेलियां खाली नहीं थी। मेरे पास दस्तावेजों की एक फाइल थी। कंप्लेंट कॉपी, सीआई बिल, एलर्ट, स्क्रीनशॉट, बैंक ईमेल, एक्नॉलेजमेंट्स आई और एक लॉकर कंप्लेंट रिसीव। सायरा पहले से वहाँ थी। उसने मेरे साथ जूनियर भी था। हाथ में मोटा सा बंडल और एक ब्राउन एनवोलप जिस पर लाल सील लगी थी। यह क्या है? मैंने पूछ लिया। सायरा ने मेरी आंखों में देखा। चुप बैठ जा, अभी पहले उन्हें बोलने दे। राघव अपनी पूरी टीम के साथ आया। उसका वकील, 2-3 लोग और निखिल भी था। वही शांत चेहरा, वही कम शब्द, वही थकी आंखें। और आज उसके चेहरे पर एक नया भाव था। दूरी जैसे वह किसी का नहीं, बस अपना बचाने वह आया है। राघव ने मुझे देखते ही आवाज ऊंची की, माय लॉर्ड, यह महिला एक कहानी बना रही है और जब कहानी चल नहीं पाती तो वह अपने लवर को विटनेस बना देती है। लोगों की गर्दनें मेरी तरफ मुड़ गई। किसी ने फुसफुसाया। मेरा शरीर एक पल के लिए गर्म हो गया, जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो। मैंने अपने नाखून हथेली में गड़ा दिए ताकि मैं रोना दूं। सायरा ने बस मेरी तरफ देखा और आंखों से कहा, सिर्फ सांस लो। जज आई। कमरे में वह अचानक सन्नाटा छा गया, जो हमेशा कोर्ट में छा जाता है। जैसे सारी बकवास दरवाजे के बाहर रह जाती है। पहले राघव के वकील ने बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड, पिटिशनर इज मेंटली अनस्टेबल, शी इज कंफ्यूज अबाउट हर ओन एक्शंस, शी अल्सनेज फाइनेंशियल फ्रॉड विदाउट बेसिस, शी हैज बीन मीटिंग एन अनरिलेटेड मैन लेट एविडेंस। मैंने देखा राघव बार बार निखिल की तरफ देख रहा था। आज जैसे क्यों दे रहा है? निखिल का चेहरा सपाट था। फिर राघव के वकील ने एक कागज आगे किया, एंड माय लॉर्ड, वी हैव अ सेटलमेंट नॉट ड्राफ्टेड बाय द रिस्पोंड हर सेल्फ, सी एडमिशन। सायरा तुरंत खड़ी हो गई। ऑब्जर्वेशन माय लॉर्ड, फाउंडेशन श्योर वी डिस्प्यूट द ऑथोरिटीज। जज ने कागज देखा। इस पर सिग्नेचर। वकील ने कहा, यस माय लॉर्ड, इट वाज शेयर्ड। सायरा ने शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, आर वी रिवेक्स परमिशन टू शो द कोर्ट समनिक अबाउट विथ नोट। जज ने सिर हिलाया। प्रोसेस। सायरा ने अपने जूनियर को इशारा किया। जूनियर ने 3 पन्ने निकाले। 3-3 सेटलमेंट नोट्स दिखने में लगभग एक जैसे, बस एक लाइन में सूक्ष्म फर्क था। किसी में रुपया 1 लाख, किसी में 15 लाख, किसी में 18 लाख और एक में छोटी सी टाइपें जानबूझकर थी। सायरा ने कहा, माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट नेवर ड्राफ्टेड एनी सेटलमेंट नोट, दिस इज द कनारी ट्रैप। 3 वर्जन्स वर क्रिएटिव बाय आवर ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ लीक। आई कोर्ट रूम में एक हलचल हुई। राघव के वकील का चेहरा सख्त हो गया। राघव की गर्दन गई, झुक गई। जज ने कागज को ध्यान से देखा। आप कह रही है यह डेलीबेट मार्कर था? सायरा बोली, जी, और पिटिशनर ने वही उठाकर कोर्ट में पेश किया, विच मीन्स ही ऑब्जर्व्ड एंड थ्रू एन ऑथोराइज्ड चैनल। आर वी रिएक्ट द कोर्ट टू टेक दिस ऑन रिकॉर्ड एंड एक्वायर हाउ द एक्सेज आवर प्रीवेट ड्राफ्ट। राघव का वकील तुरंत बोला, माय लॉर्ड, दिस इज ड्रामा। जज ने उसकी बात काट दी। ड्रामा तब होता है जब कागज मैच नहीं करते। यह मैच कर रहे, जवाब दीजिए। यह ड्राफ्ट आपको मिला कैसे? राघव का वकील अटक गया। इट वाज फॉरवर्डेड। किसने? जज ने पूछा। एक पल के लिए सब चुप थे और उसी चुप्पी में राघव ने बहुत हल्की सी आवाज में कहा, यह लोग कुछ भी बना रहे हैं। सायरा ने उसी वक्त दूसरा बार किया, माय लॉर्ड,
वी आर नॉट डन। द पिटिशनर कंप्लेन्स रेसिडेंट इज कंफ्यूज। वी हैव बैंक एनवोलपमेंट्स एंड a locker misuse कंप्लेंट फाइल बिकॉज टुडे इज हियरिंग। जज ने मेरी तरफ देखा। आपने कंप्लेंट कब दी? मैंने पहली बार बोलने के लिए मुंह खोला। आवाज थोड़ी कांपी पर मैंने संभाली। माय लॉर्ड 3 days अगो मैं बैंक गई थी। मेरा नाम पर लोन प्रोसेस हुआ था। मैंने नहीं किया और लॉकर एंट्री भी मेरी गैर मौजूदगी में हुई थी। राघव ने तुरंत फंसकर कहा, देखिए फिर वही उसे याद नहीं रहता कि वह कहाँ थी। जज ने उसकी तरफ देखा फिर मेरी तरफ। आप उस दिन कहाँ थी? ऑफिस ट्रिप माय लॉर्ड। मैंने कहा कंपनी अटेंडेंस और कैब रिकॉर्ड है। सायरा ने कहा वी कैन प्रोड्यूस बट टुडे वी रिक्वेस्ट एंट्रीमेंट प्रोजेक्ट बिकॉज लास्ट नाइट द पिटिशनर डिस्कस द वाइपिंग डाटा। यह सुनते ही राघव का वकील उछल पड़ा। माय लॉर्ड आप बेसमेंट एलिगेशन। जज आंखें टेढ़ कर देखा। तो फिर एक्सप्लेन कीजिए। आपके क्लाइंट ने रिस्पोंडेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रिटेन क्यों किया? यह सवाल जैसे सीधे निखिल के सीने पर गिरा। राघव ने पलटकर निखिल की तरफ देखा जैसे कह रहा हो बोल। जज ने कहा मिस्टर अरोड़ा यू आर प्रेजेंट, स्टेप अप। निखिल खड़ा हुआ। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी लेकिन वह आवाज को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। आपको किसने रिटर्न किया? जज ने पूछा। निखिल ने एक सेकंड मेरी तरफ देखा फिर नीचे देखकर बोला माय लॉर्ड आई वॉज इनिशियली अप्रोच्ड बाय द रिस्पोंडेंट फॉर अ फोरेंसिक रिव्यू। लेटर आई वॉज अप्रोच्ड बाय द पिटिशनर काउंसिल विद द रिटर्न प्रोपोजल। तो आपने क्या किया? जज ने पूछा। निखिल ने धीरे से कहा आई डिक्लेयर्ड कॉम्प्लिकेंट एंड डिसाइडेड टू स्टेप बैक फ्रॉम एक्टिंग एज एन एक्सपर्ट फॉर आइदर टू साइड एज अ विटनेस। आई कैन ओनली स्टेप फैक्ट्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स आई हैंडल। राघव के चेहरे पर गुस्सा चमका। वह फुसफुसाया। सायरा ने तुरंत कहा माय लॉर्ड शी इज हैंडल मटेरियल आर वी रिक्वेस्ट द कोर्ट टू अपॉइंट हिम एज न्यूट्रल कस्टोडियन और डायरेक्ट हिम टू सबमिट व्हाट एवर ही प्रिजर्व अंडर सील। राघव का वकील बोला प्रिजर्व नथिंग, देयर इज नो रिपोर्ट। निखिल ने पहली बार थोड़ा तेज बोला देयर इज समथिंग माय लॉर्ड। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ी। सायरा की आंखें भी तनी। निखिल ने अपने बैग से एक ब्राउन एनवोलप निकाला, वही जिस पर लाल सील थी। आई ब्रॉट एट दी सील्ड सबमिशन चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन फ्रॉम माई एंड। इट ने किसने एक्सेस लॉग समरी टेल अ एंड ईमेल प्रिंट आउट रिलेटिंग टू डिस्कशन इंस्ट्रक्शन। कोर्टरूम में एकदम सन्नाटा हो गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसें भी सुनाई देती है। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। वह निखिल की तरफ एक कदम बढ़ा फिर रुक गया क्योंकि यह कोर्ट था। जज ने एनवलप लेने का आदेश दिया। सबमिट इट, कोर्ट विल ओपन इट एज प्रोसीजर। राघव के वकील ने तुरंत कहा माय लॉर्ड दिस इज अ हाईली प्रोड्यूसियल। जज ने ठंडी आवाज में कहा प्रोड्यूसियल या नॉट इस सील प्रोसीजर विल डिसाइड। आई शट डाउन और उसी क्षण मुझे लगा राघव के हाथ से पहले बार कंट्रोल फिसला है। जज ने फिर मेरी तरफ देखा। आपके स्त्री की मांग है। मैंने एक पल के लिए बोलने से पहले सांस ली। माय लॉर्ड मेरी माँ की अंगूठी और कुछ ज्वेलरी और लॉकर के रखे पेपर्स। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की। वो मेरी जज ने हाथ उठाकर रोक दिया। आप शांत रहिए, यह फैसला कोर्ट करेगी। सायरा ने क्वालिटी कहा वी हैव लॉकर कंप्लेंट एंड द लिस्ट सबमिटेड अर्लियर। जज ने आदेश लिखवाना शुरू किया। इंटरिम डायरेक्शन। मेरे कान में शब्द गिर रहे थे अंततः जैसे कोई धीरे धीरे मेरे ऊपर से बोझ उठा रहा हो। पिटिशनर को रिस्पोंडेंट के नाम वाला अकाउंट स्लस क्रेडिट लाइंस पर किसी भी तरह इंटरफेरेंस से रोका गया। बैंक का रिस्पोंडेंट का कंप्लीट पर इमीडिएशन की इंक्वायरी इंटीसिएटन करने का डायरेक्शन। लॉकर एक्सेस हिस्ट्री और सीसीटीवी एंट्री वेरिफिकेशन एस पर बैंक पॉलिसी प्रिजर्व करने का डायरेक्शन। सील्ड एनवलप का रिकॉर्ड और लेने का आदेश। प्रोटीज के सोशल मीडिया स्लस थर्ड पार्टी डेफमेशन से रोकने का निर्देश। अगली तारीख पर क्रॉस एग्जामिनेशन शेड्यूल। राघव का चेहरा अब आज भी स्तब्ध था। वह पर उसकी आंखों में पुराने जैसी चमक नहीं थी। उसकी तरफ बैठे लोग भी अब उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। निखिल बस खड़ा था जैसे उसने बहुत भारी चीज उठाकर रख दी हो और अब उसकी सांस टूट रही हो। कोर्ट खत्म हुआ। सब बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में राघव ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। बहुत नाटक कर लिया। उसने फुसफुसा कर कहा तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। मेरा गला सूखा था पर आवाज साफ। मैं जीतने नहीं आई थी राघव, मैं रिकॉर्ड पर सच लिखवाने आई थी। वह कुछ बोलने वाला था कि सायरा ने बीच में आकर बहुत शांत स्वर में कहा एनी कम्युनिकेशन शुड गो थ्रू काउंसिल। राघव ने दांत पीसे और मुड़ गया। मीरा ने मुझे दूर से देखा।
और दौड़कर आई। तू ठीक है? उसने पूछ लिया। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बहादुर नहीं बनी थी, मैं बस गिरने से बच गई थी। इसी बीच निखिल धीरे धीरे हमारे पास आया। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में पछतावा साफ था। मैं सॉरी, उसने बहुत धीमे कहा। मुझे लगा वो आपको मेंटली अनफिट साबित कर देगा। उसने मेरे सामने प्रोजेक्ट नील वाली फाइल रखी ताकि मैं लिख पकड़ूं, पर मुझे समझ आ गया था वो किस खेल में है। सायरा ने उसे देखा। अपने सील्ड सबमिशन क्यों रखी? निखिल ने सांस ली। क्योंकि रात को उसने डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन भेजे। उसने कहा सर्वर वाइप होगा, ड्राइव ड्रिल होगा। मैं उस रात ऑफिस गया। उसने समझाया कि उसके लिए सब साफ कर दूंगा। मैंने ब्लैक ड्राइव डील की, ओरिजिनल डाटा प्रिजर्व। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्सा भी था, राहत भी, और एक थकान भी, ऐसी थकान जो महीनों जमा होती है। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मेरे मुंह से निकला। निखिल ने बस इतना कहा। डर गया था और गलत था। सारा ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोली, अब डरने का समय नहीं, अब प्रोसीजर चलेगा। आप कोर्ट के सामने वही कहेंगे जो सच है, बाकी अपनी सफाई बाद में। निखिल ने सिर हिलाया और चला गया। मैं कोर्ट से निकली तो बाहर धूप तेज थी, वहीं चाय वाला, वहीं भीड़, लेकिन मुझे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाहटें हटाकर सिर्फ असली आवाज़ें छोड़ दी हो। अगले हफ्ते बैंक से कॉल आया। मैनेजर ने कहा, मैम आपकी कंप्लेंट पर इंक्वायरी शुरू हो गई है, लोकल एक्सेस वेरिफिकेशन प्रिजर्व कर लिया है। सम कंसिडरेशन आर नोटेड। सन कंसिडरेशन, यह शब्द सुनकर मुझे एक पल को हंसी आई। इतना बड़ा हमला और सिस्टम इसे इनकंसिडरेट कर रहा था, पर मुझे पता था सिस्टम आगे चलकर उसे फ्रॉड भी कह सकता है। अगर ट्रेल मजबूत रहा। माँ की हालत भी धीरे धीरे स्टेबल हुई। मैं अस्पताल में उसके पास बैठी थी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत बेटा, लोग कुछ भी कहे तू गलत मत होना। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं गलत नहीं हूँ माँ, और अब यह कागज भी यही बोलेंगे। एक शाम सायरा ने मैसेज किया, आज बैंक लॉकर से रिट्रीवर अलॉट हुआ, अंडर सुपरविजन कम। मैं भागी नहीं, पर मैं जल्दी पहुंची। ब्रांच में मैनेजर, एक स्टाफ और एक नोटरी सा माहौल था। लॉकर खुला। अंदर एक छोटा वेलवेट पाउच था, उसी में माँ की अंगूठी। मैंने उसे हाथ में लिया तो मेरे हाथ कांप गए। वह बस एक अंगूठी नहीं थी, वह मेरा नाम था, मेरी माँ की उम्मीद थी, और राघव की हार की पहली ठोस चीज थी जो मेरे हाथ में वापस आई थी। मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और उस पल मेरे अंदर जो भारीपन था वह जैसे थोड़ा ढीला पड़ा। बाहर निकलकर मैंने सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड को देखा। उसने नजरें झुका ली। शायद उसे भी समझ आ गया था कि कहानी बदल चुकी है। घर जाकर मैंने एक काम और किया। मैंने किसी ग्रुप में लड़ाई नहीं की, मैंने कोई लंबा स्टेटस नहीं डाला। मैंने बस अपने एचआर को और 2-3 जरूरी लोगों के कोर्ट एंट्री ऑर्डर का एक साफ समरी भेजा। मैटर सब जुडिस, डेफिनेशन, डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल इंक्वायरी, इंटीसियल। बस। और मजेदार बात यह थी, जिस जगह पर राघव ने मुझे भूलने वाली बनाया था, उसी जगह पर अब लोग धीरे धीरे चुप हो रहे थे, क्योंकि गॉसिप आवाज से चलता है पर रिकॉर्ड कागज से चलता है। अगली हियरिंग में जब सील्ड एनवलप फॉर्मली ओपन हुआ तो राघव का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। वहाँ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, सिर्फ फैक्ट थे, एक्सेस लॉग्स, टाइमिंग, इंस्ट्रक्शन और वह ट्रेल जो उसने सोचा था मिट जाएगा। जज ने बहुत सीधी लाइन कही, कैरेक्टर असिग्नेशन इज नॉट अ डिफेंस टू फाइनेंशियली मिसकंडक्शन। उस दिन राघव ने मेरी तरफ देखा जैसे कहना चाहता हो, तूने मेरा घर जला दिया, और मेरे अंदर से जवाब आया, मैंने कुछ नहीं जलाया, मैंने बस लाइट ऑन की। वापस आते हुए मीरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब क्या? उसने पूछा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। ट्रैफिक में लोग फंसे थे, पर सब आगे बढ़ रहे थे। अब सांस, मैंने कहा, और फिर धीरे धीरे नया जीवन। मैं यह दावा नहीं करूंगी कि सब आसान हो गया, नहीं हुआ। कुछ रातें लंबी भी भारे होती थी, कुछ आवाजें अब भी पीछा करती थी, पर एक चीज बदल गई थी, मैं अब खुद पर शक नहीं करती थी। राघव ने मुझे पागल साबित करने के लिए कोशिश की, मैंने उसे बुरा आदमी साबित करने की जिद नहीं की। मैंने सिर्फ सच को रिकॉर्ड पर रख दिया, और सच बहुत समय लेता है पर टिकता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो और तो बस इतना याद रखना, अब कोई तुम्हें तुम्हारी ही दिमाग से डराने लगे तब चीखने से पहले सबूत बचाओ, आवाज नहीं, रिकॉर्ड काम आता है। यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।